नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर कोडरमा से आ रही है, जहां पर हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। कोडरमा के मरकच्चों में बीती रात लगभग 20 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने हरलाधी गांव के एक आम बागान में लगे पौधों को नष्ट कर दिया। वहीं सोलर प्लेट और पानी मोटर को भी हाथियों ने अपना निशाना बनाया है। ग्रामीणों ने मशाल और पटाखों के सहारे हाथियों को भगाया। आपको बताते चले कि मरकच्चों में लगभग 15 दिनों से हाथियों ने डेरा डाल रखा है। आए दिन गांव में घुसकर उत्पात मचाते रहते हैं ये हाथी, जिससे ग्रामीण जो है वो बिल्कुल दहशत में है। वन विभाग भी हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने में नाकाम साबित हो रहा है। हाथी आया, इससे हम लोग को पता चला तो आम का बागवानी में घुस गया था। हम लोग निकाले, लगभग गाँव वाला सब लोग जला उला के, तो एक बार तो निकाले, उसके घर में हम लोग चल के फिर लौट के जाने के बाद फिर आधा घंटा एक घंटा के बाद फिर आप लगभग 15-20-25 के झुंड में फिर हाथी आया। इसमें से है लगभग 40-45 के पौधा और सोलर मशीन जो दिया था सरकार के द्वारा और पानी वाला मशीन सब था, वो सबको सब बर्बाद कर दिया, क्षति कर दिया। और रांची के नरकोपी थाना के मंदरो गांव में शनिवार शाम दो समुदाय के बीच झड़प होने की वजह से पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने पूरे इलाके में कैंप कर माहौल को शांत करा दिया। बताया जा रहा है कि इस्कॉन सोसाइटी के कुछ लोग भजन कीर्तन करते हुए मंदरो गांव से गुजर रहे थे और इसी बीच गाड़ी में बज रहे भजन कीर्तन से एक गाय बिदक गई, जिसके बाद बहस शुरू हो गई। फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट दे रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। और अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, सारे लोग अभी शांत हैं और हम लोग ने यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग से बातचीत किया है दोनों पक्षों से और मामले को अभी सुलझाने का रास्ते पे हैं और सभी शांति से अभी हम लोग हैं यहाँ पर, शांत है लोग और इस तरह का भी माहौल अभी बिगड़ने की संभावना कम है जहाँ तक हम लोग को उम्मीद है, जो कि अभी हम लोग दोनों पक्ष के जो विधिजीवी वर्ग से हम लोग बात भी कर रहे हैं। रांची के नरकोपी थाना के मंदरो गांव में बीती शाम दो समुदाय के बीच अचानक तीखी झड़प हो गई, लेकिन झड़प होने के बाद अचानक जैसे ही इसकी जानकारी जो है नरकोपी थाना को मिली, तमाम पुलिस बल के साथ यहाँ लोग पहुंचे। खुद डीएसपी साहब यहाँ मौके पर मौजूद हैं। बीती रात से यहाँ कैंप किया जा रहा है। हम सीधे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, आप लोग जो बीती शाम से यहाँ कैंप किए हुए हैं, ये तनाव की वजह क्या रही? जैसे ही जानकारी मिली थी हम लोगों की कल शाम की, दो समुदाय में आपस में एक प्रचार गाड़ी थी, उसके आवाज़ से एक शायद दूध दुहा जा रहा था एक गाय को, तो उसी में गाय थोड़ी सी बिदक गई उससे। उस वजह से आसपास के ग्रामीण दो पक्षों में बाताबाती हो गई। छोटी सी बात को लेके थोड़ा सा मामला तूल पकड़ा और फिर थोड़ा सा मामला बिगड़ने वाला था। उस समय में जैसे जानकारी हुई, हमारे थाना प्रभारी नरकोपी और यहाँ के नज़दीक के थाना हमारे एसएसपी साहब के निर्देश पे और ग्रामीण सर के निर्देश पे तुरंत वो पहुँच के स्थिति को नियंत्रण कर लिए हैं और जो भी तनाव की स्थिति थी अब वैसे ही नहीं है। हम लोग फिर भी एहतियातन हम लोग कैंप कर रहे हैं और पुलिस बल पर्याप्त बल संख्या में यहाँ मौजूद है। जो भी लोग छोटे भी हैं, हाँ, कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं, उनकी अभी जैसा आवेदन आएगा उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई होगी। थाना में शिकायत किसी तरह की शिकायत आई है अभी, उस पर देखते हैं, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आगे जैसा होगा हम लोग। कुछ गिरफ्तारी भी हुई है जी कर रहे हैं, कुछ उस पर किया जाएगा। बड़े कि सर, जैसे समझा बुझा कर आपने बिल्कुल शांत कर दिया, गाँव में भी खामोशी और शांति नजर आ रही है, तो क्या सर पूरी तरफ सब ठीक है? चलिए, हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे और यहाँ पे गाँव का भी वैसा माहौल नहीं है, लोग काफ़ी समझदार हैं और दोनों पक्षों के कुछ बुद्धिजीवी वर्गों द्वारा पहल किया गया है और मामले को स्थिति में अभी नियंत्रण में लाया गया है हर तरफ से। हम लोग प्रयासरत हैं कि किसी भी तरह का कोई बात नहीं रहे आगे जाकर। बिल्कुल, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि एक सुखद संकेत दे रही है। साथ ही है क्या कि अमन पसंद लोग हैं गांव में और जो उपद्रवी लोग होते हैं वो वास्तव में किसी तरीके से यहाँ पर जब बस गुजर रही थी, लोगों ने वहाँ पर एक कह सकते को उकसाने की कोशिश की गई, लेकिन अब धीरे धीरे पूरा मामला शांत है। गाँव में अमन पसंद लोगों ने एक दूसरे को शांत कराया, खुद मौके पर पुलिस भी पहुँच चुकी है और बीती रात से ही कैंप करके मामले को शांत करा दिया गया है। संजय कुमार सिन्हा, नरकोपी, रांची। और गुमला में सिसई पुलिस ने बसिया थाना क्षेत्र के शनिचर टोली से पीएलएफआई के नक्सली ओम प्रकाश पाठक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली पर 11 नवंबर 2020 की रात दिल की मोड़ के पास 5 लोगों के साथ हथियार लहराने और फायरिंग कर दहशत फैलाने का मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस की कार्रवाई के दौरान 3 लोग यहां पर गिरफ्तार भी किए गए थे। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी लंबे समय से पीएलएफआई संगठन से जुड़कर सिसई बसिया इलाके में दहशत फैलाने का काम कर रहा था। कृष्णा गोप के मृत्यु होने के पश्चात इन्हीं लोगों को पीएलएफआई का दबदबा बनाने के लिए सिसई थाना अंतर्गत जिम्मेवारी दी गई थी और ये 4 व्यक्ति जो सिसई थाना अंतर्गत पीएलएफआई संगठित को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रहे थे। और गिरिडीह में राजधनवार प्रखंड के चंद्रखो पंचायत के चिहुटी मारण गांव में धर्मांतरण की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। हैरत की बात यह है कि यहां ये काम पिछले 2 साल से जारी है और इसे रोकने की भी कोशिश नहीं की जा रही है। बताया जा रहा है कि गांव में दिव्यांग वासुदेव राय भोले भाले सनातनी लोगों को बहला फुसलाकर ईशा पूजा के लिए प्रेरित करता है। उसका दावा है कि प्रभु यीशु की वजह से ही वो लकवाग्रस्त से ठीक हो चुका है। इस चमत्कार के झांसे में आकर करीब 20 महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए वासुदेव राय के घर पर हर मंगलवार आयोजित होने वाली प्रार्थना सभा में शामिल होती हैं। जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं कि धर्म परिवर्तन करने का मामला आ रहा है और बताया जा रहा है कि पिछले 2 वर्षों से आप लोग पूजा कर रहे हैं, तो क्या सच्चाई क्या है आप इसके बारे में बताएं। ये 6 महीना से कर रहे हैं हम लोग। सिर्फ 6 महीने से कर रहे हैं। नवरात्र से चालू की तो लोग बता रहे हैं 2 साल वो गलत है। वो गलत बोल रहे हैं। बताया जा रहा है कि 400 से अधिक लोग इकट्ठे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्या वो सच्चाई भी गलत है। वो हम लोग 10-20 आदमी हैं गाँव में और 400 आदमी कहाँ से हो जाएंगे। अच्छा, आपको क्या शारीरिक दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है? जैसे हमको लकवा मारा था, इसलिए हम ये पूजा कर रहे थे संतुष्टि की, कहीं नहीं जा रहा काम आने के लिए, तो हम यहीं घर में बैठे बैठे पूजा पाठ करेंगे और अपना यही दिन बिताएंगे। अच्छा, की कारण है कि तोहनी इस तरह के धर्म परिवर्तन करे चाहे लो से की वजह है? अजय कुछ ना है, देखे जब इनखरा लकवा मारल के जब तो ये पूजा पाठ करे लागल थी है तो कलिए बोल अच्छा चल बोले चले लागल थी तो कलिए बोल पूजा करला से देवता देवी कोरी ना है, आदमी कोरी है। तो हमनियों बैठे लागल ये कि बोल हमनियों के देखिए बैठबे तो बाल बच्चा के सुख शांति मिलते। तो आप लोग कब से कर रहे हैं ये पूजा? 6 महीना से। 6 महीने से कर रहे हैं। हाँ। क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या आप लोगों को फायदा मिल रहा है? क्या आप फायदा मिल रहा है? ये भैया को लकवा मार दिए थे तो भूल चल नहीं पा रहा था, तो इसको लकवा अच्छा हो गया, ये पूजा कर रहा। तो हम लोग सोच रहे कि अच्छा हिंदू धर्म की पूजा है तो चलो हम लोग भी करेंगे। अच्छा, तो हम लोग भी भैया करने लगा अपना घर में, तो हम लोग भी पूजा करने लगे। टोटल कितनी महिलाएं हैं आप लोग? यहाँ पर इतना ही जितना ही है उतना ही। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले राजधनवार प्रखंड के चिहुटी मारण गांव में, जो चंद्रखो पंचायत में आता है। आपको बता दें कि यहाँ पर धर्मांतरण का मामला चर्चा का विषय पूरे जिले भर में बना हुआ है। बताया जा रहा है कि 20 से अधिक लोग ईसाई धर्म अपनाने वाले हैं और इसकी बुनियाद 2 वर्ष पहले ही रखी गई है। आपको मैं तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये वही घर है जहां पर हर मंगलवार को एक प्रेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा, जहाँ पे महिलाएं चढ़ बढ़कर हिस्सा लेती है। और इस प्रेयर को ऑर्गेनाइज यहाँ के वसुदेव राय नामक युवक हैं, आदमी हैं, वो कराते हैं। बताया जाता है कि इस प्रकार के प्रेयर करने से, यीशु की पूजा करने से इनको राहत मिल रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज से 2 वर्ष पूर्व इनको लकवा मार दिया था और लकवा मारने के बाद काफ़ी इलाज कराया, जिसके बाद ये ठीक नहीं हुए। तो किन्हीं मिशन के लोगों ने इन्हें ये एडवाइस दिया कि आप ईसा मसीह की पूजा करें, जिसके बाद आपको राहत मिलेगी। तो उन्होंने उनके कहने पर ही इस तरह के फंक्शन को ऑर्गेनाइज करवाना शुरू किया, यीशु की पूजा करना शुरू किया, जिसके बाद इन्हें राहत मिलने लगी है। और इस प्रकार इन्हें देखते हुए कि लगातार ये अपनी इस बीमारी से उभर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो मोटिवेट होकर के और भी लोग इनसे जुड़ गए हैं और अब इनकी तादाद 1 से बढ़कर 20 तक पहुंच गया है, जिनमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार गिरिडीह जिले के गांव-गांव तक मिशनरीज की पहुंच हो चुकी है, जो लोगों को गरीब से अमीर बनाने का बहाना देकर तो नए बीमारियों से उभार कर उसे एक मिरेकल बता करके, यीशु का मिरेकल बता करके उसे मोटिवेट किया जा रहा है और ईसाई धर्म के ओर
और उसे झुकाव उनके अंदर पैदा किया जा रहा है। हालांकि जैसे ही इस मामले की जानकारी स्थानीय प्रशासन को मिली तो एसडीएम साहब भी यहाँ पे पहुँचे और जांच पड़ताल किया। हालांकि यहाँ पे जांच पड़ताल में इन लोगों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और जैसे ही इन लोगों को पता चला कि यहाँ पे प्रशासन आने वाला है तो यहाँ पे पूजा पाठ के लिए धर्म से संबंधित मूर्तियाँ रख दी गई। हालांकि यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, क्या वाकई में यहाँ के लोग ईसाई धर्म को अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं। इस प्रकार इस धर्मांतरण को लेकर शुरू में चर्चा की गई थी कि 400 से अधिक लोग एक साथ सनातनी ईसाई धर्म को अपनाने वाले हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर आकर लोगों से बातचीत की तो पता चला कि यहाँ पे 400 नहीं बल्कि 20 से 22 की संख्या में लोग इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, यीशु की पूजा कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं और इस प्रकार उन लोगों को इनका लाभ भी मिल रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। सरहुल को लेकर राजधानी समेत राज्य भर में बेहद उत्साह नजर आ रहा है। परंपरा और प्रकृति से जुड़े इस पर्व को आदिवासी समाज धूमधाम और रीति रिवाज के साथ मनाते हैं। इसी के तहत पर्व शुरू से एक दिन पहले आदिवासी युवा खेतों में जमीन खोदकर केकड़ा पकड़ते नजर आए। समाज के पाहन बताते हैं कि केकड़ा आदिवासी समाज में बेहद शुभ माना जाता है और इसी के आधार पर फसलों की पैदावार का पूर्वानुमान लगाया जाता है। मौसम की नई सब्जियों और फलों के साथ इस केकड़े की पूजा भी की जाती है और बाद में धान के बिचड़े में इसी केकड़े को मिलाकर उसे खेतों में बोया जाता है। हम लोग जब कभी भी धान का बुआई होता है तो उस समय उसको हम लोग पारंपरिक जो विधि विधान होता है हम लोग उसको पवित्र करते हैं, गोबर से, अर्पण से, टीका सिंदूर से उसको हम लोग अच्छा से धुआं धूप दिखा के हम लोग अपना नाचू बोलते हैं वहाँ हम लोग धान को रख लेते हैं, उसमें मिलाते हैं, केकड़ा का बुकनी बना के उसको मिला के हम लोग पहला बार गिराते हैं ताकि ये भी विश्वास हम लोग का पूर्वज सबका था कि एक धारणा था कि हम लोग का जिस तरह से केकड़ा का अनगिनत बच्चा होता है उसी तरह मेरा जो धान में बाली लगे, धान दाना लगे, तो ये है इसके ये भी एक कारण है। हम इस समय मौजूद है रांची के हातमा बस्ती में और आप देख रहे हैं कि कई लोगों ने बाकायदा केकड़ा खेत में पकड़ भी लिया है। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है गर्मी में केकड़ा पकड़ने के लिए। हम बात करेंगे कुछ लोगों से कि आप जो यहाँ सुबह सुबह जो केकड़ा पकड़ने के लिए निकलते हैं तो ये क्या नियम है केकड़ा पकड़ने का? देखिए, हमारे जो पूर्वज हैं उन लोगों का मानना था कि केकड़ा का जिस तरह से हाथ और पैर जो होता है ये इनका 10 पैर होता है और इसको अगर हम खेती करते हैं तो बीज जब हम बोते हैं तो जिस तरह से इनका केकड़ा का हाथ और पैर होता है हमारा बीज भी उसी तरह का बड़ा और लंबा हो। इसी का ही वो लोग बताए कि हम लोग इस तरह से अगर करते हैं तो हमारा फसल जो है ना वो अच्छा हो। लड़के जो हैं मिट्टी में सने हुए हैं, तुमने बाकायदा केकड़ा पकड़ा हुआ है? जी। सुबह कितने बजे घर से निकले? 5:30 बजे निकले थे घर से। हाँ, आज तुम्हें ढेर सारा केकड़ा पकड़ा है, तो कितना केकड़ा पकड़ा तुमने अब तक? अभी तक होंगे 9-10। उस तरीके से ऊपरी परत जो जमीन की होती है वो सूखा हो जाता है, लिहाजा काफ़ी अंदर से करीब 3 फीट 4 फीट कोड़ना पड़ता है तब जाकर एक केकड़ा निकलता है। और यहाँ पर लगातार जो है केकड़े को पाने के लिए खुदाई चल रही है यहाँ पर। और हम बात करें कुछ और युवाओं से, ये जो करते हो कितना पसीना बहाना पड़ता है केकड़ा पकड़ने के लिए? बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत लंबा लंबा हाथ घुसाना पड़ता है। हाँ? पूरा। हाँ। अच्छा, क्या काटता भी है क्या? हाँ, काटता है। तमाम चीज़ों की पूजा होगी, फसलों का पूर्वानुमान लगाया जाएगा, फिर कल सरहुल की शोभा यात्रा निकलेगी। कुल मिलाकर प्रकृति पर। और अब से थोड़ी ही देर के बाद 12वीं जूनियर भारतीय महिला हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला जाएगा, जिसमें झारखंड का मुकाबला हरियाणा के साथ होगा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में खेले जाने वाली इस फाइनल मैच से पहले सिमडेगा में उत्साह का माहौल है। आपको बताते चले कि झारखंड की टीम में 20 में 15 खिलाड़ी सिमडेगा की हैं। वहीं कोच तारिणी भी सिमडेगा से ही हैं। एसएस बालिका हॉकी सेंटर की कोच प्रतिमा बारवा ने
सेमीफाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए झारखंड टीम को शुभकामनाएं दी हैं और फाइनल मैच में भी जीत की उम्मीद जताई है। शाम के 3 बजे से काकीनाडा में फाइनल मैच खेला जाएगा, जिस पर सभी खेल प्रेमियों की नजर टिकी रहेगी। 1 गोल हो या 10 गोल, जीत तो जीत ही होती है। सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देती हूं, आशीर्वाद देती हूं कि वो फाइनल में पिछले बार हम उप विजेता हुए थे, अगेन हरियाणा के साथ ही फाइनल खेलना है। इस फाइनल में मुकाबला में झारखंड टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, पूरा मुझे उम्मीद है और हम विनर होंगे। तो शुभकामनाएं देती हूं सभी बच्चों को, कोच मैनेजर जो भी गए हैं सभी को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। और आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ के द्वारा एक कीर्तिमान हासिल किया गया है। पूरे विश्व पटल पर डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। बेंगलुरु डीआरडीओ ऑफिस में महज 45 दिनों के अंदर 1,30,000 स्क्वायर फीट में 7 मंजिला हाईटेक टेक्नोलॉजी बिल्डिंग बनाकर तैयार किया गया है। यह बिल्डिंग 1 फरवरी को बनना शुरू हुआ था और 17 मार्च को रेडी टू यूज हो गया, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन भी किया था। डीआरडीओ साइंटिस्ट इस बिल्डिंग के चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर विश्वजीत चौबे से खास बातचीत की। न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता मनीष दुबे ने। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूरे वर्ल्ड भर में एक करिश्मा कर दिखाया था, जिसमें महज 45 दिनों के अंदर एक हाईटेक टेक्नोलॉजी के द्वारा एक बिल्डिंग को बनाया गया, जो कि टेक्निकल बिल्डिंग था। इस वक्त हमारे साथ डीआरडीओ के साइंटिस्ट मौजूद हैं और किस टेक्नोलॉजी से इसे बनाए हैं वो हम इनसे जानेंगे कि किस टेक्नोलॉजी से सर आपने इसको बनाया है और क्या पर्पस है इस बिल्डिंग का। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। डीआरडीओ ने ये अगर करिश्मा कर दिखाया है तो ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि एक ये नया भारत है और इस नए भारत में सब कुछ संभव है। जैसा आपको पता है डीआरडीओ टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी को डिफेंस फोर्सेस के लिए बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहा है और बहुत ही संवेदनशील तरीके से इसकी ये सारी टेक्नोलॉजी डेवलप किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में डायरेक्टरेट ऑफ सिविल वर्क्स एंड स्टेट, जो डीआरडीओ का एक विंग है, बहुत दिनों से इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी को चेंज करने के लिए, जो एक गुड ओल्ड टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से हम ये काम करते आ रहे हैं, इसको बदलने की एक आवश्यकता थी, इसमें काफ़ी काम कर रही थी। और यही कारण है कि ये G+7 ये 7वीं स्टोरी की बिल्डिंग 1,30,000 स्क्वायर फीट को मात्र 45 दिन में रेडी टू मूव इन कंडीशन के तौर पे इसको कर पाना संभव है। तो हर एक 2 दिन के बाद या 2.5 दिन के बाद एक फ्लोर को तैयार किया गया और जैसे ही फ्लोर तैयार किया गया उसके साथ साथ इसमें सर्विसेज की भी पूरी तैयारी की गई और सर्विसेज को भी बनाया गया। आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है और इस तरह से जब टेक्नोलॉजी में भारत कुछ करता है तो पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में देश का नाम रोशन होता है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। 2 साल की वैश्विक महामारी के बाद रामनवमी जुलूस के लिए झारखंड सरकार ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन कई पाबंदियों के साथ। जुलूस में अलग अलग अखाड़े से केवल 1,000 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इतना ही नहीं, शाम के 6 बजे तक जुलूस का कार्यक्रम खत्म कर देना है। बिना डीजे और प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक के साथ ही इस बार सड़क पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इन पाबंदियों को लेकर रांची के आयोजकों में नाराजगी भी है। आयोजकों की क्या कुछ मांगे हैं, ये जानने के लिए उनसे बात की हमारे संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। लोगों में थोड़ी नाराजगी है, पर उतना उत्साह भी है कि 2 साल के बाद उन्हें जुलूस निकालने का मौका मिलेगा। इस बीच हमारे पास महावीर मंडल के अध्यक्ष मौजूद है, जो बताएंगे कि कैसी तैयारी है उनकी इस पूरे जुलूस को लेकर। सर, रांची में जुलूस निकाला जाएगा और कैसी तैयारी है, आप लोग किस तरीके से तैयारी? मतलब ये रांची के इतिहास में पहला बार इतना भव्य शोभा यात्रा निकलेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। कारण क्या है कि पिछले 2 साल से हम लोग कोई पर्व त्योहार नहीं मना पा रहे थे और इस बार क्या है कि 2 साल के बाद हम लोगों को एक बड़ा पर्व मिला है और अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है और ये महोत्सव जो है, ये रामनवमी महोत्सव जो है राम के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है, इसलिए लोगों में भारी उत्साह है। लेकिन सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, इससे उत्साह में
ये उत्साह को कम करने का प्रयास है। जो कि मुझे 15 से ये शोभा यात्रा स्टार्ट होती है जो निवारनपुर जाती है, वह 15 किलोमीटर का रास्ता है। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत होता है। 15 किलोमीटर जाने में कम से कम 6 घंटा लगेंगे। गर्मी का दिन है, 4 बजे लोग निकलेंगे। आप 12-1 बजे निकलिएगा तो कई आदमी इस गर्मी में लू से मारे जाएंगे। उसका जिम्मा कौन लेगा? सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। लेकिन हम लोग गाइडलाइन को देखते हुए ये अपना जो शोभा यात्रा है उसको हम चाहेंगे कि उत्सव मनाएं, और 2 साल के बाद ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो मुझे भी उत्साहित है और काफ़ी लोगों में उत्साह है कि ये हम लोग 6 बजे का जो गाइडलाइंस है वो थोड़ा सा हमको रॉन्ग लग रहा है। सरकार इससे नहीं, सरकार का इस गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं हो पाएगा जहाँ तक हमको लगता है, क्योंकि गाइडलाइंस नहीं हो पाएगा क्योंकि जुलूस तो 4 बजे से निकलती है हर जगह से, दूर दूर से काफ़ी पंडरा से आते हैं, कुछ रातू से आते हैं जुलूस। उस जुलूस वापस कैसे चल जाएगी 6 बजे तक? तो रामनवमी के गाइडलाइंस को लेकर लोगों में जरा सी नाराजगी है, पर ये रामनवमी 2 साल के बाद मनाया जा रहा। शोभा यात्रा को लेकर बहुत ही तगड़ी तैयारी की गई है रांची वासियों की ओर से और लोगों में उतना उत्साह है। हालांकि देखा जाए कि गाइडलाइंस का पालन अच्छे तरीके से हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। रमजान के पाक महीने की शुरुआत होने जा रही है। लगभग 2 साल के लंबे इंतजार के बाद रांची के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। रांची के बाजारों में रंग बिरंगे इत्र रमजान की खुशबू को फैलाने में जुटे हैं। देश विदेश से आई इन इत्र की कुल 1000 से अधिक वैरायटी मार्केट में मौजूद है। 30 रुपए से लेकर 5000 तक के इत्र की रेंज यहां पर मौजूद है, जिसमें से कुछ स्विट्जरलैंड से भी मंगाए गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।